ठीक है। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन क्या होता है? तो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मास, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन दो मास के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? ग्रेविटेशन कहते हैं इसे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? एक मास m1 ये रहा, एक मास m2 ये रहा, इनके सेंटर के बीच की दूरी कितनी है? r है। तो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है F, वो F जो होगा वो दोनों के मास के प्रोडक्ट के क्या होगा? डायरेक्टली होगा। और दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा उसको स्क्वायर के क्या होगा? इनवर्सली होगा। F इज डायरेक्टली इनटू m1 m2 अपॉन में क्या हो जाएगा? m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने क्या किया? F इक्वल्स में g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। अच्छा जी क्या है? तो इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसका ये नाम क्यों पड़ा? तो इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भैया पूरे यूनिवर्स में इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? हर जगह पे सेम होती है। पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू हर जगह पे सेम होती है। अच्छा जी की वैल्यू क्या होती है? तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2, ये इसकी वैल्यू विद यूनिट। ठीक है। तेरा वैसे चैप्टर आ नहीं रहा, तो बेकार में टाइम वेस्ट कर रहा है यहाँ पे आके। अलग बैठ जा, वहां कोने बैठ, कोने में। आखिरी बार बोलूंगा, दोबारा नहीं बोलूंगा। उधर जा। ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या है भैया? इट इज द स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्या है भैया? स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन है। स्पेशल केस, केस ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, ये ग्रेविटेशन का क्या होता है? स्पेशल केस होता है जिसमें एक बॉडी क्या होती है आपकी? प्लैनेट होती है, दूसरी बॉडी मास है। दोनों के बीच में दूरी क्या है? आर है। तो जो इसके ऊपर जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है वो क्या होगा? जी m1 m अपॉन में आर स्क्वायर। इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया? ग्रेविटी कहते हैं। और यही क्या होता है? आपके वेट के बराबर होता है। ठीक है। जब कोई बॉडी अर्थ की सरफेस के बहुत पास में हो तो अर्थ और उस बॉडी के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशन फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया? ग्रेविटी कहते हैं। और ये ग्रेविटी जो होती है बॉडी के वेट के बराबर आता है। अब आता है भैया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्सीलरेशन होता है लेकिन ग्रेविटी की वजह से आता है, इसलिए इसको जी लिखते हैं। है तो एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन में मास, फोर्स अपॉन में लेकिन ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से निकाल रहे, तो इसलिए इसे एक ही जगह पे हम क्या यूज करेंगे? जी। और यहाँ पर फोर्स की जगह पे क्या यूज करेंगे? ग्रेविटी। क्या करेंगे? अपॉन में क्या हुआ? जो बॉडी गिर रही है उसका मास। अच्छा ग्रेविटी क्या होती है? ये भी ग्रेविटी क्या है? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में क्या हुआ? मास। मास से मास क्या हुआ? कैंसिल हो गया। जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर। ये क्या हुआ भैया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला आ गया। इसे ध्यान रखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये होती है। अच्छा, इस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है ना, वो कई फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहले 4 फैक्टर थे, अभी अपने को 3 ही फैक्टर पढ़ने हैं जिनकी वजह से इसके अंदर वेरिएशन आती है। ठीक है भैया। तो वेरिएशन इन जी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूँ अभी। तो खैर ये वाला जो होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। पहला है वेरिएशन, वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर जो वेरिएशन होती है, पहला है ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। शेप ऑफ अर्थ की शेप की वजह से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर वेरिएशन आती है। अब कैसे आती है देखते हैं भैया।
ये भी अर्थ है, ये आपकी अर्थ है। अर्थ ऐसे नहीं, थोड़ी ओवल होती है इस तरह के, ज्यादा थोड़ा ज्यादा ओवल बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर है। ठीक है, ये है रेडियस ऑफ इक्वेटर और ये है रेडियस ऑफ पोल। अर्थ का मास क्या है, एम है। इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगी उसको जीपी लिखेंगे, जीई। और इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा वो क्या होगा, क्या होगा, जीपी। जीपी की वैल्यू क्या होगी, जी मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ पोल का स्क्वायर, बोला हाँ। और इक्वेटर का क्या होगा, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ इक्वेटर का स्क्वायर। अच्छा, जैसा कि आपको पता है भैया, कौन सी रेडियस आपको पता है, वी नो। पीछे हम देख चुके हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो रेडियस के स्क्वायर के क्या होती है, इनवर्सली होती है। यानी जिस केस में रेडियस ज्यादा होगी उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी। और जिस केस में रेडियस कम रहेगी उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हियर रेडियस ऑफ पोल इज लेस देन रेडियस ऑफ इक्वेटर। आपको साफ दिख रहा है कि पोल की रेडियस की वैल्यू क्या है, कम है, और इक्वेटर की रेडियस की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो जहां की रेडियस ज्यादा होगी उसका स्क्वायर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। स्क्वायर ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगी, कम आएगी। तो भैया रेडियस कहां की ज्यादा है, इक्वेटर की ज्यादा है, तो वहां की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल की रेडियस से क्या होगी, कम आएगी। यानी पोल की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर की ग्रेविटी से क्या होती है भैया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा होती है। इसलिए आपका वेट जो होता है दोनों साइड में एम से मल्टीप्लाई कर दो, एम जीपी इज ग्रेटर देन एम जीई। यानी आपका वेट जो होगा, वेट क्या होता है, एम जी। तो वेट पोल पर आपका ज्यादा होगा और इक्वेटर पे आपका वेट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या पोल पर ज्यादा है। जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा होती है वहां पर आपका वेट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ये खैर ये वाला केस तो बहुत कम आता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू डेप्थ। अब इस क्वेश्चन में दो आंसर छुपे हुए हैं, इस क्वेश्चन में दो आंसर छुपे हुए हैं, ठीक है। और दोनों आंसर बड़े आसान तरीके से निकल जाएंगे। आपको यहाँ पर कुछ एजम्पशन लेके चलनी है, मान के चलना है कि अर्थ के हर एक लोकेशन में कहीं पर भी जाओ, ठीक है भैया, आपको अर्थ की डेंसिटी एक जैसी मिलेगी। अर्थ की डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या है, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ अर्थ। और ये क्या होती है, हर जगह पर कांस्टेंट होती है। क्या होती है, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ अर्थ, और इसकी वैल्यू हर जगह पर एक जैसी रहेगी। वैसे आप क्या बता दूं, अर्थ की जो डेंसिटी होती है वो वेरी करती है अलग अलग लोकेशन पर। जैसे आप डेप्थ में जाओगे आपको एक्सेलरेशन और ये डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती मिलेगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन अभी अपने को जो कैलकुलेशन में करना है तो यही करना है। ये आपकी अर्थ है, ठीक है। और आपको ए पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चाहिए। ए पॉइंट की दूरी कितनी है सेंटर से, आर। तो नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट क्या होगा, जी मास ऑफ लार्ज स्फीयर। लार्ज स्फीयर का मास आएगा अपॉन में क्या होगा, रेडियस ऑफ लार्ज स्फीयर का स्क्वायर। बोलो हाँ, ये बड़े वाले स्फीयर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ए पॉइंट पर निकालना, तो जी ए जी मास ऑफ लार्ज स्फीयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर इनटू में डेंसिटी। डेंसिटी क्या है अर्थ की, वो है मास। क्या होता है, वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी होता है ना, तो इसलिए मास की यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, मास किसका है, लार्ज वाले का निकालो, तो इसलिए वॉल्यूम भी किसका लूंगा, लार्ज वाले का लूंगा। और लार्ज वाले की डेंसिटी कितनी है, आर। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, स्फीयर का वॉल्यूम होता है क्या, तो जी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई रेडियस ऑफ स्फीयर का क्यूब। रो अपॉन में क्या होगा, आर स्क्वायर। ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो उसको सॉल्व कीजिए। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट पी क्या आ गया, ए क्या होगा, 4/3 एक्सीलरेशन ग्रेविटेशन कांस्टेंट पाई आर इंटू में, रोई होगी आपकी फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक चीज और पता लग गई कि आपकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लैनेट के डेंसिटी पर भी डिपेंड करती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा आता है कि शो दैट द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ प्लैनेट। अगर किसी प्लैनेट के मटेरियल की डेंसिटी ज्यादा होगी तो वहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अच्छा, इसके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, तो कल की क्लास में कराएंगे, अभी तो टॉपिक हो रहे। ये होगी पहली क्वेश्चन। अब आते हैं भैया, हमने क्या किया, हम डी डेप्थ नीचे आ गए, यहां पर आ गए।
बी पॉइंट पर, तो अब आपका स्पेयर क्या होगा, छोटा हो जाएगा, है ना। अगर डी डेप्थ नीचे आ गया यहाँ पे, थोड़ा सा ज्यादा छोटा हो गया, आप थोड़ा सा नहीं गहराई में आ गए, इसकी वजह से आपका स्पेयर क्या हुआ, छोटा हो गया। कितनी गहराई में आ गए, डी डेप्थ नीचे आ गए, तो छोटे वाले स्पेयर की रेडियस क्या होगी, आर माइनस, बोला हाँ, यहां पर आपको निकालनी है बी पॉइंट पर। तो जब डी डेप्थ नीचे आ गया तो जो स्क्वायर रहेगा उसकी रेडियस क्या रहेगी, आर माइनस डी रहेगी। ठीक है, इसकी डेंसिटी भी वही रहेगी, क्योंकि आपको पता है धरती पे कहीं पे भी जाओ आपको डेंसिटी क्या लेनी है, रो ही लेनी है। हाँ, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, क्या चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, तो वॉल्यूम चेंज होने की वजह से इसका मास भी क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी, या तो डेंसिटी चेंज हो या वॉल्यूम चेंज हो, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है इसलिए मास भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम बी पॉइंट पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हैं, उसके लिए हम छोटे स्पेयर की ही बात करेंगे। ठीक है, छोटा स्पेयर यहाँ पे बना दिया, रेडियस क्या उसकी, आर माइनस डी, किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, बी पर। ठीक है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी क्या हुआ, जी मास ऑफ स्मॉलर स्पेयर अपॉन में रेडियस ऑफ स्क्वायर। ठीक है भैया, छोटे वाले की बात करो, जो छोटा वाला स्पेयर बना डी डेप्थ में जाने की वजह से, तो जी मास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्पेयर, और आपको पता डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, और रेडियस ऑफ स्मॉलर स्पेयर क्या है, आर माइनस डी का होल स्क्वायर, आर माइनस डी है ना रेडियस, तो आर माइनस डी लो। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी क्या होगा, जी ये क्या होता है, 4/3 पाई आर, रेडियस क्या है छोटे वाले की, आर माइनस डी का होल स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान रखना, रो अपॉन में क्या होगा, आर माइनस डी का होल क्यूब, ये हुए, और ये पूरी टर्म क्या होगी, इससे कैंसिल होगी, है ना। अरे यार स्क्वायर है, उल्टा लिख दिया, ये स्क्वायर रहेगा और ये क्या रहेगा, ठीक, ये पूरी की पूरी टर्म क्या होगी, कैंसिल होगी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी क्या होगा, 4/3 पाई कैपिटल जी आर माइनस डी इंटू में क्या होगा, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो ऑन डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, यानी जीबी अपॉन में जीए को डिवाइड करना है। जीबी की वैल्यू क्या रखी है, 4/3 पाई जी आर माइनस डी इंटू में रो, और जीए की वैल्यू क्या रखी है, 4/3 पाई जी आर इंटू में, ये पूरी टर्म क्या होगी, कैंसिल होगी। तो जीबी अपॉन में जीए क्या आ रहा है, आर माइनस डी अपॉन में क्या हुआ, आर, ये हो गया। ठीक है, तो अगर मैं जीबी, मुझे बी पॉइंट पर निकालने, जी क्या, बी पॉइंट क्या है, डेप्थ में है, और आपको पता ए पॉइंट कहां पर है, सरफेस पे, सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या आती है, जी, जिसकी वैल्यू 9.8 होती है, आर माइनस डी अपॉन में क्या हुआ, आर। तो बी पॉइंट पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, आर माइनस डी अपॉन में आर इंटू में क्या हुआ, जी। ठीक है, अब यहां पर कई सारी चीजें आती है कि अगर मान लो सेंटर पे चले जाओ, सेंटर पे जाते के साथ ही आपकी डेप्थ किसके बराबर आएगी, अर्थ की रेडियस के बराबर, तो आर माइनस आर करोगे, आर माइनस आर करो तो क्या आएगा, जीरो, तो वहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी, और वहां पर आपका वेट भी क्या होगा, जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आपकी आने वाली है, मैं इसकी गारंटी देता हूं, हो सकता है पेपर में आपको दिख जाए ऐसी, 95% के आसपास आ सकती है। अगला है वेरिएशन जी ड्यू टू हाइट, हाइट की वजह से वेरिएशन निकालना है। ठीक है, वेरिएशन इन जी ड्यू टू, वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट। ठीक है भैया, उस केस में मास चेंज हो रहा था, इसलिए मैंने मास को वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी किया था, क्योंकि बड़े वाले स्फीयर का मास ज्यादा होता है, तो बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम लिया और उसकी डेंसिटी ली। छोटे वाले स्फीयर के, फिर छोटे वाले स्फीयर पे आया तो उसका मास क्या होगा, कम हो जाएगा, तो उसका वॉल्यूम कम हो गया, इसलिए हमने मास को वहां पर वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी लिखा। यहाँ पर आपका मास चेंज नहीं होता, इसलिए हम मास को क्या लिखेंगे, मास ही लिखेंगे। ठीक है, तो भैया हम थे पहले धरती की सरफेस ए पॉइंट पर, रेडियस क्या है इसकी, आर है, मास क्या है ना, यहां पर निकालो जी क्या होगा, जी मास और रेडियस क्या है, आर स्क्वायर। पहली इक्वेशन आ गई, खत्म, यहां पर ज्यादा टंटेबाजी नहीं करनी है। अब हमारे भैया हाइट पर चढ़ गया, कितनी हाइट पर चढ़ गया, एच पर, सरफेस से एच हाइट पर चढ़ गया, यहाँ पर बी पॉइंट, मास तो बढ़ा ही नहीं,
अब मास थोड़ा बहुत बड़ा होगा किसकी वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से। एटमॉस्फेयर का मास भी अगर कंसीडर करोगे तो उसका मास थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपको बता दूं अर्थ का एटमॉस्फेयर अर्थ के मास के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, कोई मास ही नहीं है एटमॉस्फेयर का अगर अर्थ के मास से कंपेयर करूं, तो इसलिए उसके मास को मैं चेंज नहीं मान रहा। ठीक है, तो बी पॉइंट पर क्या होगा, जी मास वही ले लिया, रेडियस क्या होगी आर प्लस एच का होल स्क्वायर, बोलो हाँ यही होगी, डिवाइड कर दो जीबी अपॉन में जी इक्वल्स टू जीएम अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इसको उल्टा कर दो तो क्या हुआ, जीएम से जीएम क्या हुआ आर स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, ये खैर आपको पता है ए पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, जी के बराबर होती है, तो जीबी की वैल्यू क्या आएगी आर स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू में क्या हुआ जी, ये न्यूमेरिकल के लिए यूज होता है फॉर्मूला न्यूमेरिकल। ठीक है, लेकिन इस डेरिवेशन को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं, और ये डेरिवेशन कुछ इस तरीके से आएगी कि जीबी इक्वल्स टू में देखिए आर स्क्वायर है, नीचे से हमने क्या किया आर कॉमन ले लिया, आर कॉमन लोगे तो देखो इसको स्क्वायर है ना, जिससे जहां से कॉमन लिया रहा है वो स्क्वायर है, तो ये आर स्क्वायर कॉमन आएगा। नीचे क्या बचेगा, जहां पर आर है आर कॉमन लिया तो वहां पे क्या बचेगा 1, जहां पर आर नहीं है ये एच है, एच है, तो वहां पे क्या होगा एच अपॉन में ये और ये क्या होगा कैंसिल होगा, यहां पे लगा था जी, इसको ऊपर ले आओ तो ये क्या होगा टर्म क्या होगी 1 प्लस एच अपॉन में 2, एच अपॉन में आर की पावर क्या होगा -2 इंटू में जी। आपको एक बाइनोमियल इंडेक्स थ्योरम बताता हूं, 1 प्लस एक्स की पावर एन है, 1 प्लस एक्स की पावर एन है, तो इसको लिखते हैं हम 1 प्लस एन एक्स, सीधा मल्टीप्लाई कर दो आप एक्स के साथ एन की, तो यहां पर एक्स की पावर ये क्या है 1 प्लस इसकी पावर -2 है, तो सीधा हम क्या करेंगे -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 2h अपॉन में आर इंटू में जी। ठीक है, ये हो गया, समझ गया, तो ये ध्यान रखना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी खत्म हो गया। अब आते हैं भैया इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसको आई से लिखते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब देखिए इंटेंसिटी भी आप नॉर्मली इसको कह सकते हो। होता क्या है, अगर मान लीजिए ये प्लैनेट है, मैं 3 प्लैनेट बना रहा हूं, ये 3 अलग अलग प्लैनेट है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है। यहां पर एक मास रखा गया है, यहां पर वही मास रखा गया है, इस और यहां पर मास वही रखा गया, हर केस में दूरी क्या है सेम है, दूरी सेम। लेकिन हम देख रहे हैं यहां पर इसको खिंचाओ, इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, यहां पर क्या है g1 है, यहां पर क्या है g2 है, और यहां पर क्या है g3, मतलब एक्स गिरने का एक्सेलरेशन क्या है सबका अलग अलग है। क्यों, क्योंकि सबका मास हर प्लैनेट का मास क्या अलग अलग है, अगर प्लैनेट का मास अलग अलग होगा तो खींचने की ग्रेविटी जो होती है वो अलग अलग होती है, सबके अंदर एक्सेलरेशन भी क्या आएगा अलग अलग आएगा। मैंने कह दिया इफ g1 ग्रेटर देन g2 ग्रेटर देन g3, यानी यहाँ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे ज्यादा होगा, अगर यहाँ से ज्यादा है सॉरी यहाँ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ से ज्यादा और यहाँ का यहाँ से ज्यादा, तो इसका मतलब क्या है ऐसे लिख सकते हो इसको, तो इसका मतलब यह हुआ कि सेम डिस्टेंस पर इस प्लेनेट का जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है वो ज्यादा है, इस प्लेनेट का इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल इफेक्ट क्या है उससे कम है, और इस प्लेनेट का इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल इफेक्ट सबसे कम है। तो इसका मतलब यह हुआ, सो हम कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट क्या होगी, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, पहले प्लेनेट की, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि जी जो है वो सेम ही आ रहा है इंटेंसिटी के, यानी जिस प्लेनेट का जी ज्यादा होता है, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या नॉर्मल ग्रेविटी कह सकते हो, उस प्लेनेट का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगा ज्यादा होगा। ठीक है भैया, तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसकी है, इसकी, तो इसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी ज्यादा होगी, और सबसे कम इसकी है तो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी कम होगी। तो फॉर्मूला क्या होता है भैया, जी का फॉर्मूला क्या होगा
जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, m1 लिख दो, इसको हमने क्या दिया I1, G2 की वैल्यू क्या होगी, जी एम अपॉन में दूरी कितनी है आर स्क्वायर, इसको हमने क्या लिख दिया I2, Gm3 अपॉन में आर स्क्वायर, इसको क्या लिख दिया हमने I2। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जो होती है कुछ और नहीं होती, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ठीक है। जिस प्लैनेट की एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितनी ज्यादा होती है उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी उतनी। देखो दोबारा से सुन लीजिए, किसी प्लैनेट पे कोई चीज 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गिर रही है, 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रफ्तार से एक्सेलरेट कर रही है, दूसरे प्लैनेट पर 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से एक्सेलरेट कर रही है, तो बताओ कौन ज्यादा खींच रहा होगा, जहां पर 100 से रफ्तार आ रही है। इसका मतलब उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है। यानी जिस प्लैनेट का खींचने का एक्सेलरेशन जितना ज्यादा रहेगा उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, नहीं तो कम। समझ गए। अब आते हैं भैया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क अगेंस्ट दी ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क अगेंस्ट दी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में जो भी आप वर्क करोगे वो किसके बराबर रहेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रहेगा। तो भैया ये है आपका प्लेनेट, इसकी सरफेस पर रखा था एक मास m, तो x की वैल्यू क्या होगी r, क्या होगी स्मॉल m के लिए x की वैल्यू क्या होगी, पोजीशन क्या है इसकी, इसके सेंटर से ये r ही तो है, तो इसके सेंटर स्मॉल m की दूरी कितनी होगी। इसको मैंने क्या किया, यहां से उठा करके यहां पे ले आया स्मॉल m, तो स्मॉल m को यहां पे लाया तो दूरी कितनी है इससे, अब दूरी होगी x, क्या होगी x वेरिएबल है, x की वैल्यू बढ़ती घटती रहती है, x की वैल्यू कभी r रहती है, x की वैल्यू कभी उससे ज्यादा हो जाएगी, और x की वैल्यू कभी इन्फिनिटी भी हो जाती है, ठीक है। तो इस केस में जब r हो गया, दोनों के बीच में सेपरेशन r हो गया, तो ये वाला प्लेनेट इस वाले मास को अपनी तरफ कितने खींचेगा, जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में दूरी कितनी है, इतने फोर्स से खींचेगा। लेकिन हम इस फोर्स के अगेंस्ट में काम करेंगे तभी इसके अंदर क्या आएगी, पोटेंशियल चाहिए। तो हम इसको फिर वहां पे ले आ रहे हैं, कहां पे ले आना है मुझे, उठा करके कहां ले आना है, जब x की वैल्यू क्या हो जाए इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है। x की वैल्यू r से हमने उठाया है इसको, इस मास को, और हमें ले आना कहां पे है, यानी हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। तो अब देखिए आपको पता है हर पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, चेंज होती रहेगी, क्या होगी, तो हर पॉइंट का वर्क भी क्या होगा, चेंज होगा। चेंज क्यों हो रही है पता आपको, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू एक्स पे डिपेंड कर रही है, और हर पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू क्या है, वेरिएबल है, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है, वेरिएबल है। और ग्रेविटेशनल फोर्स वेरिएबल होगा तो वर्क भी हर इंस्टेंट पर क्या होगा, अलग अलग आएगा। तो मैंने निकाला वर्क एट एनी इंस्टेंट, वर्क एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर कितना होगा, तो डी डब्ल्यू, वो किसके बराबर था, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट के। तो मैंने कब का वर्क निकाला, जब वो यहां पे था, कितनी दूरी पर था, एक्स पर, तो डी डब्ल्यू फोर्स क्या होगा। अच्छा जो आप फोर्स लगा रहे हो इस फोर्स के अपोजिट होगा, है ना, आप जो फोर्स लगाओगे वो क्या होगा, इस एफ का अपोजिट होगा ना, उल्टा लग रहा है, ये कहां लग रहा है लेफ्ट में, तो ये कहां जा रहा है, जो मैं लगा रहा हूँ गेज में रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा माइनस एफ, एफ की वैल्यू क्या है, जिस फोर्स से मैं ले आ रहा हूँ वो क्या है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। हमें वर्क कहां से कहां पे करना है, हमने आर एक्स की वैल्यू आर से उठाया और कहां पे ले आ रहे हैं, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी तक, तो टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क एक्स की वैल्यू हमने आर से उठाया और कहां ले आने, इन्फिनिटी तक, तो उसको इंटीग्रेट करो, डब्ल्यू का इंटीग्रेट होगा, डी डब्ल्यू का क्या होगा, डब्ल्यू आएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाहर आएगा, अंदर क्या होगा, डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। आपने उठाया कहा था, एक्स की वैल्यू कहां से उठाया था, आर से, और ले कहां पे आना है, तो भैया देखिए ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये नीचे वाली टर्म जब ऊपर जाएगी तो एक्स की पावर का होगा -2 इंटू में डी एक्स, इन्फिनिटी से लेके, सॉरी आर से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। तो डी एक्स, एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा, एक्स की पावर -2 + 1 -2 + 1, आर से लेके इन्फिनिटी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू इक्वल्स टू में माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम,
ये क्या होगा एक्स की पावर -1, नीचे क्या आएगा -1, आर से लेके इंफिनिटी, माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल होगा। तो भैया वर्क क्या आ रहा है, वर्क क्या आ रहा है आपका जी कैपिटल एम स्मॉल एम, एक्स की पावर पॉजिटिव को निकले नीचे ले आओ तो क्या हुआ, और क्या हुआ एक्स इंफिनिटी, सही आर है ना, आर इंफिनिटी। एक बार एक्स की यहाँ पे कौन आएगा, एक बार एक्स की यहाँ पे कौन आएगा अपर लिमिट जो कि क्या इंफिनिटी, एक बार एक्स की यहाँ पे कौन आएगा आर, एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी क्या होगा 0। तो क्या आ गया -g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर, ये आपका वर्क आया। और ये वर्क की क्या होगा, वर्क अगेंस्ट दी ग्रेविटेशन फोर्स, किसके बराबर होता है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल के, यानी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया ये -g m स्मॉल m अपॉन में आर। आर क्या है, दोनों मास के बीच की इनिशियल डिस्टेंस, दोनों मास के बीच का इनिशियल डिस्टेंस क्या था आर था। पहले मास ये था, दूसरा मास ये था, दोनों के बीच में दूरी कितनी है आर। तो इनके बीच की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितनी आई -g, माइनस ये बता रहा है कि भैया इनको खींच रही है, जोड़ के रखा हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम को क्या करती है, जोड़ती है। पत्थर को छोड़ दो, पत्थर कहां जाएगा, क्यों, क्योंकि वो जमीन के साथ जुड़े रहना चाहता है, ठीक है। तो उसकी एनर्जी के साथ भी क्या होगा, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो माइनस का साइन बता रहा है जोड़ने वाली एनर्जी है भैया, क्या है जोड़ने वाली एनर्जी, ठीक है। इसको अगर लिखे तो दूसरी फॉर्म में ऐसे लिखते हैं इसको कि मास m1 है और एक मास m2 है, इनके बीच की दूरी क्या है r, तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी -g m1 m2, दूरी कितनी है इनके बीच में, समझ गए। फिर आता है भैया आपका एस के क्या है आगे, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट है के बाद में ना, ये क्या है, ये है, वही है। और बताओ भाई, वही है प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग होगा। देखिए देखिए नोट्स में क्या देखा, हो गया भाई। अब बताना क्या है, बता रहा हूँ भैया, वही है। सेटेलाइट है ना, बता रहा हूँ सेटेलाइट है, सेटेलाइट। देखिए सेटेलाइट क्या होता है भैया, विच रिवॉल्व अराउंड दी प्लेनेट, जो प्लेनेट के अराउंड में रिवॉल्व करे वो सेटेलाइट कहलाता है। हमारे पास दो तरह के सेटेलाइट है, एक नेचुरल होता है, दूसरा क्या होता है आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल सेटेलाइट वो होता है जो नेचर ने हमें प्रोवाइड कर रखा है, जैसे मून हो गया अर्थ का, मार्स का फोबोस डेलमोस, दो सेटेलाइट हो गया। जुपिटर के ऐसी क्या है 72 सेटेलाइट है। सैटर्न के 92 सेटेलाइट है। तेरे मुंह पर हैप्टे मारूंगा भीतर वहीं पे, साला सेटेलाइट बना दूंगा वहीं पे मार के, ठीक है। और ऐसी क्या होता है आर्टिफिशियल सेटेलाइट जो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे अभी जो हम चारों घूमते हैं, जैसे हमारा स्पेस स्टेशन ही हमारा क्या है सेटेलाइट है, ठीक है। इनसेट 1 इनसेट 2 आर्यभट्ट चंद्रयान तो वो सेटेलाइट नहीं है, वो एक तरह से एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जाने वाला प्रोब है, प्रोब कह सकते हो आप, ठीक है। तो सेटेलाइट जो प्लैनेट के अराउंड में रिवॉल्व करे। हमारे पास दो तरह के सेटेलाइट होते हैं, एक होता है भैया पोलर सेटेलाइट, वो सेटेलाइट जो पोल के अराउंड में रिवॉल्व करता है उसे पोलर सेटेलाइट कहते हैं। इसका काम होता है बेसिकली जीपीएस यानी मैपिंग करना, प्लैनेट की मैपिंग करना। और दूसरा होता है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट,
ये वो सेटेलाइट होता है जो अर्थ की किसी भी लोकेशन के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या होता है, रेस्ट में रहता है। इसका काम होता है टीवी या टीवी कम्युनिकेशन या फिर ब्रॉडकास्ट वगैरह करना। ब्रॉडकास्ट मतलब कि मैं यहाँ पर कोई चीज चलाऊं तो आप सब पे पहुंच जाए, उसे ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। जैसे मैं आपको मैसेज भेजता हूँ तो सबके पास पहुंच जाते हो, तो ब्रॉडकास्ट हो गया। ग्रुप ब्रॉडकास्ट नहीं होता, ग्रुप जो होता है वो ब्रॉडकास्ट नहीं होता, ब्रॉडकास्ट अलग होता है कि मैं भेजू मैसेज तो सबके पास पहुंच जाए, ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट हो जाए, ठीक है। अब सैटेलाइट को लॉन्च करने का प्रिंसिपल क्या होता है, अलग होता है। देखिए भैया हम क्या करते हैं, अर्थ के ये मास है, इसकी रेडियस क्या है आर है। सैटेलाइट को पहले हम ऊपर ले आते हैं, ऊपर ले आने के लिए हम जिस वेलोसिटी का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी वेलोसिटी होती है, एसके वेलोसिटी, ठीक है। और उसके बाद सैटेलाइट को ऑर्बिट में रखने के लिए हम एक और वेलोसिटी देते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। सैटेलाइट का मास क्या है, और इस वेलोसिटी को देते के साथ ही सैटेलाइट क्या होता है, धरती के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है, घूमना चालू कर देता है, ठीक है। सैटेलाइट की हाइट कितनी है ऐसे, तो ये आपको पता है, घूमने सैटेलाइट को पकड़ के रखा हुआ है, इस सर्कुलर पाथ में घूम रहे ना, तो सर्कल में घूमने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन कर रहा होगा, सैटेलाइट का मास क्या है, स्मॉल एम है, अर्थ का मास क्या है, कैपिटल एम है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स करता क्या है, बस घूमने वाली चीज को पकड़ के रखता है। तो पकड़ा किसने है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसको पकड़ रखा है। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, mv स्क्वायर अपॉन में आर। अच्छा यार ये कौन सी वेलोसिटी है, ये वो वेलोसिटी जो ऑर्बिट में, ऑर्बिट में कौन सी वेलोसिटी होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी कैपिटल है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। ये और ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया, यहां से स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है, जी एम। अच्छा ये आर की वैल्यू देखिए, ये आर आपका यहां से यहां तक है, आपका एच भी जोड़ना था, यहाँ पे क्या हुआ आर प्लस एच, और यहाँ पे क्या हुआ आर प्लस एच का, ये और ये क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी आ गई, जी कैपिटल एम अपॉन में आर प्लस एच का अंडर रूट, ठीक है भैया। ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालने के लिए आता है, ठीक है। अब कई बार टाइम पीरियड निकालता है कि ये सैटेलाइट कितने टाइम में एक चक्कर लगा लेगा, तो टाइम निकालने के लिए टाइम का चक्कर को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। एक चक्कर के टाइम को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। एक चक्कर का डिस्टेंस क्या होता है, 2 पाई आर, क्या होता है, आर क्या है इस बारी, आर प्लस एच क्या है, और वेलोसिटी कितनी है भैया, किस वेलोसिटी से घूम रहा है ऑर्बिट में, ऑर्बिटल वेलोसिटी डिवाइड कर दोगे, यहां से आपका टाइम पीरियड आएगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो एक सेकंड में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, वो क्या होगा, इसको उल्टा कर दीजिए, टाइम पीरियड को आ जाएगा। फिर आता है भैया एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट के पास कितनी एनर्जी होती है, तो काइनेटिक होती है, काइनेटिक क्या होती है, हाफ एम ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर, और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी, क्या होता है, जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट, और दूरी कितनी है आर प्लस एच, यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा। अच्छा ऑर्बिटल वेलोसिटी को अगर मैं इसे सॉल्व करूं थोड़ा, काइनेटिक क्या होती है, हाफ मास ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ मास ऑफ सैटेलाइट है ना। अच्छा ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, जी कैपिटल एम आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया, तो भैया क्या होगी, काइनेटिक क्या होगी, जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन में 2 आर प्लस एच, ये क्या होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ये क्या होती है, और ये क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस, देखिए भैया काइनेटिक क्या होती है सैटेलाइट की, हाफ एम वी स्क्वायर, कौन सी वेलोसिटी से घूम रहा है, ऑर्बिटल से, ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू क्या निकाल रखी है, जी कैपिटल एम अपॉन में आर प्लस एच, सॉल्व कर लिया तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भैया सैटेलाइट की, तो माइनस जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन में दूरी, टोटल एनर्जी निकालने के लिए क्या करोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, तो ये वेलोसिटी होती है जिससे अगर मैं किसी चीज को फेंक दूं तो धरती पे वापसी नहीं आती, द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ एनी प्रोजेक्टेड बॉडी, ठीक है, जिससे मैं फेंक दूं और ये धरती पे कभी वापसी आई ना, कहां चली गया है, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर कुल एनर्जी क्या होती है, 0, ठीक है। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। और अगर एट इन्फिनिटी की बात करूं तो एट इन्फिनिटी टोटल एनर्जी क्या होती है भैया, 0 होती है, यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल भी क्या आ रही है,
काइनेटिक क्या होती है विजिट लाइट की? हाफ मास वेलोसिटी का स्क्वायर। और पोटेंशियल क्या होती है विजिट लाइट की? माइनस जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट, और दूरी कितनी है? आर। दूरी कितनी होती है? स्टार्टिंग में दूरी लेनी है। जब आप फेंक रहे थे ना तब की बात कर रहा हूं, आप फेंक कहां रहे थे? सैटेलाइट को अर्थ की सरफेस से। तो भैया कितनी वेलोसिटी से फेंकी थी? एस्केप से। तो इसका एस्केप वेलोसिटी रखी है, इस मास के पास एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक। और दूसरा ये अर्थ के पास था, कितनी दूरी पर था? आर दूरी पर था। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल क्या होगी? ये इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? इन्फिनिटी पर। एट इन्फिनिटी पर ये टोटल एनर्जी क्या होगी? जीरो, यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जीरो होगी। काइनेटिक ये थी फेंकते वक्त, और पोटेंशियल ये थी फेंकते वक्त, वो क्या होगी? जीरो होगी। इसको उधर ले आओ, तो क्या होगा? हाफ एम बी स्क्वायर बराबर में जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर। ठीक है, एम से एम क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो वी स्क्वायर क्या देगा? टू इधर लाओ, तो क्या हुआ? टू जी कैपिटल एम अपॉन में आर। तो एस के वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई? टू जी कैपिटल एम अपॉन में आर। ये हो गया आपकी एस के वेलोसिटी की डेरिवेशन। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, और एक तरीका लंबा है इंटीग्रेशन वाले मेथड से, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है भैया, उसमें क्या करना है मैं पूरा तो कराऊंगा नहीं, ये करके आना, कोई दिक्कत नहीं। हम सेटेलाइट को, अर्थ का मास है, मैं सेटेलाइट को यहां से फेंक रहे हैं, कितना एक्स की वैल्यू क्या है? आर है। और कहां फेंकना है आपको? इन्फिनिटी तक। तो एट एनी इंस्टेंट जब ये सेटेलाइट कहां पे पहुंचा? यहां पर। जब इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी है? एक्स है। तो इस वक्त आपको पता है सेटेलाइट को इधर खींचा जा रहा होगा, किस फोर्स से? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में एक्स पर। लेकिन आप फोर्स कहां लगा रहे हो? उधर। तो एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंट खैर, इंस्टेंट डी डब्ल्यू वर्क होगा, वो क्या होगा? फोर्स माइनस लगा देना डीएक्स, क्योंकि आप इस फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हो। तो जो एनर्जी आएगी वो क्या आएगी सॉल्व करके? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आ रहेगा। ये वर्क किया आपने, और ये वर्क किया है। ये वर्क किसकी वजह से हुआ है? काइनेटिक की वजह से हुआ है। क्या हुआ है? तो दिस वर्क बराबर में काइनेटिक, काटा पीटी करोगे यहां से भी आ जाएगा। समझ गया? तो ये पूरी की पूरी ग्रेविटेशन की थ्योरी मैंने रिवाइज करा दिया आपको। ठीक है, एक बार ये और वीडियो देख लेना, नोट से पढ़ लेना। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, कैपलस लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन आउट ऑफ सिलेबस है, उसको करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है भैया, पूरा खत्म हो गया। ठीक है, करा दिया, देख लियो।